हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म कोटू सर्व अकेडमी पे। एंड आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू आवर प्रीवियस वीडियोस। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। एंड मैंने इस चैप्टर की जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन टुडेज क्लास। और पिछली क्लास में मैंने आपको डाइजेशन के थोड़े बहुत जो इंट्रोडक्शन था, स्ट्रक्चर्स थे स्टमक का, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके बेटा, तो देखिए, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है, आपको पता है कि जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है, न्यूट्रिशन क्या होता है स्टार्टिंग में, कि जो भी हम फूड खा रहे हैं ना, वो फूड हमारी बॉडी में जाके एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूटिलाइज होता है। ठीक है। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट इज दिस दैट प्रोसेस टू ऑब्टेन द एनर्जी बाय टेकिंग इन द फूड। ओके। सो फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कैसे मिलते हैं, डाइजेशन की हेल्प से। जब तक हम जो फूड खा रहे हैं, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तब तक हमें क्या नहीं मिलेगा बेटा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। हमें वो जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सब कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि उस फूड को हम डाइजेस्ट नहीं कर लेते। ठीक है। तो सपोज यू आर ईटिंग स्प्राउट्स, यू आर ईटिंग any kind of healthy food which is full of proteins, so until it gets digested in your body, it will not give you proteins, right? So digestion is a very very important process. Okay। तो न्यूट्रिशन, जो हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं बेटा, उसके कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है आपका इंजेशन। क्या होता है बेटा, पहला स्टेप इंजेशन, मतलब फूड को खाना। अब जब हम फूड को खाते हैं तो कहाँ आप कहाँ डालते हो फूड को, माउथ में डालते हो। ठीक है। यू टेक दैट बाइट इनटू योर माउथ एंड देन यू च्यू इट। ओके। एंड द सेकेंड प्रोसेस इज योर डाइजेशन। उसके बाद जब आप च्यू करने लग जाते हो, उसके नेक्स्ट जो प्रोसेस होते हैं उसको डाइजेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप में आता है आपका एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ स्टेप में आता है आपका एसिमिलेशन, और लास्ट स्टेप जो होता है आपका, वो होता है बेटा इजेशन। ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो एनिमल्स की कर रहे हैं, प्लांट्स की नहीं कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके इंजेशन से। तो जब भी हम फूड को खाते हैं, आपको पता है फूड कहाँ जाता है, माउथ में जाता है। कहाँ जाता है, माउथ में। तो आप अगर इस वीडियो में देखो कि ये जो फूड है, ये आपके माउथ में, जब आपने उसको च्यू किया तो च्यू करने के बाद वो आपकी फूड पाइप में जाता है। तो ये फूड का जो पार्ट है आपका, जो बाइट आप खा रहे हो, ये एक फ्लैप की हेल्प से, ये आप देख रहे हो, ये एपिग्लॉटिस है। जब ये फेरिंग्स को क्लोज कर देता है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है। एंड एक बार और रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये जो आपका फ्लैप होता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये फेरिंग्स जो होता है उसको, ये आप फूड पाइप देख रहे हो, ये है फूड पाइप और ये है आपका विंड पाइप। ठीक है। तो विंड पाइप को ये फ्लैप क्लोज कर देता है। इस फ्लैप को बोलते हैं बेटा एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसको, एपिग्लॉटिस। तो ये इस ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है विंड पाइप के ऊपर, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं बेटा, ग्लॉटिस। ठीक है। विंड पाइप के जस्ट ऊपर जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस को ये कवर करता है एपिग्लॉटिस, और जैसे ही ये कवर करता है, फूड गोज टू योर फूड पाइप। ठीक है। फूड पाइप। तो आपके माउथ में ऐसा क्या है जो फूड को च्यू करने में हेल्प कर रहा है। तो आई टोल्ड यू अबाउट 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। बाय द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ टीथ यू आर गोइंग टू च्यू द फूड प्रॉपरली। तो जब भी हम फूड खाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। और जब आपके बॉडी में जब फूड जाता है, जब आप इंजेस्ट कर लेते हो फूड को, तो सबसे पहले जो टीथ होते हैं वो फूड को ग्राइंड करना स्टार्ट कर देते हैं, फूड को क्रश करते हैं। राइट। तो फूड क्रशिंग की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल। तो यहाँ पे आप फिजिकल फोर्सेस लगा रहे हो, आप अपने दांतों से फिजिकल फोर्सेस लगा रहे हो, जिसकी हेल्प से
आपके टीथ क्या कर रहे हैं, उस फूड को, उस फूड जो आपने बाइट खाई है उसको छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर देगा। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन जब हम फूड को माउथ में रखते हैं और उसको च्यू कर रहे होते हैं, उसी टाइम मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ केमिकल डाइजेशन ऑल्सो स्टार्ट। तो यहाँ पे माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। एंड विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ जूसेस रिलीज करते हैं जिनका नाम होता है सलाइवरी जूसेस। ठीक है, सलाइवरी जूसेस। एंड द सलाइवरी जूसेस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो आपका जो, सपोज आप रोटी खा रहे हो या आप पोटैटो खा रहे हो, राइस खा रहे हो, तो उनके अंदर स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट्स आप बोल सकते हो, तो इस स्टार्च को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, ऐसा क्या वो रिलीज करते हैं, दैट वी विल सी कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं और क्या वो रिलीज करते हैं। बेटा सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो उसके अंदर 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे हैं, सलाइवरी जूस क्या बना रहे हैं, पहली बात तो ये जूस बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, जूस। तो इस जूस के क्या क्या कंटेंट्स है, इस जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये दो जो है आपके सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम, ये आपके क्या है बेटा, एंजाइम्स। सलाइवरी अमाइलेज को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं इसको, टाइलिन। ठीक है बेटा, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, लेकिन सारे सलाइवरी ग्लैंड्स मिलकर सलाइवरी जूस बनाते हैं और इनके अंदर ये 2 टाइप के एंजाइम आपको मिलेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, प्लस इसके अंदर वाटर भी होगा। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन द वॉल ऑफ बक्कल कैविटी। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ बक्कल कैविटी क्या होता है। तो यह जो आपकी बक्कल कैविटी होती है, इसके अंदर आपके 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड होता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड और नेक्स्ट होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो ये है आपका, जस्ट ईयर के नीचे देखोगे थोड़ा सा स्पॉन्जी एरिया होता है, उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे आओगे, जो मैंडिबल बोन है आपकी, ये देख रहे हो ना, ये मैंडिबल बोन है, मैंडिबल बोन के जस्ट ऊपर आपको मिलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, और यहाँ पर एक और ग्लैंड होते हैं, इनको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी। ये मैक्सिला बोन है, नोज के जस्ट नीचे ये मैक्सिला है, तो बेटा ये हो जाएंगे आपके सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो सब मैक्सिलरी बोलो या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलो, दोनों एक ही टाइप की ग्लैंड्स होते हैं, एक ही सेक्रेशन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सब मैंडिबुलर स्लैश सब मैक्सिलरी ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, ये होते हैं सबलिंगुअल। टंग को उठाओगे, टंग के नीचे जो फ्लोर है वहां पे आपको मिलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो लिंगुआ वर्ड इज बेसिकली फॉर टंग। तो कितने टाइप के ग्लैंड्स हो गए, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर स्लैश सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और थर्ड टाइप हो गया आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, सलाइवरी जूसेस बना रहे हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एज सलाइवा और सलाइवरी जूस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो क्या कर रहा है सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, ये क्या करता है, ये स्टार्च पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है बेटा, ये स्टार्च पे। और ये क्या करेगा, स्टार्च को एक सिंपल शुगर में चेंज कर देगा जिसको हम बोलते हैं माल्टोस। ठीक है, तो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में। क्लियर है, तो बेसिकली जो आपका स्टार्च है वो माल्टोस में बदल रहा है। ठीक है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो चेंज हो जाता है माल्टोस में विद द हेल्प ऑफ योर सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा जो सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है वो है लाइसोजाइम। अब जो लाइसोजाइम है वो एंटी बैक्टीरियल है, मींस ये आपके माउथ में बैक्टीरिया को किल करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा, इट विल किल दी बैक्टीरिया। तो इसीलिए आपको हमेशा डेंटल केरीज नहीं होती। जब आप बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हो, ब्रशिंग नहीं करते हो प्रॉपरली, तब जाके हमें डेंटल केरीज होना स्टार्ट होता है। लेकिन इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ प्रॉपरली, then lysozyme is the enzyme which is helping in the killing of bacteria. They do not let bacteria to grow in the teeth. समझ में आ गया इतना। उसके बाद जो म्यूकस है, म्यूकस बेसिकली जो आपका सलाइवा है उसको हम लोग म्यूकस भी बोलते हैं। तो सलाइवा और क्या करता है, एक तो भाई हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है,
ठीक है। लाइसोजाइम हमारे जो बैक्टीरिया है उनको किल करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपका सलाइवा है ये एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, इट लुब्रिकेट्स द फूड, क्योंकि जो भी आप फूड खा रहे हो उसको वो लुब्रिकेट कर देगा। ठीक है, मीन्स सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर देगा उस फूड को, ताकि स्वेलोइंग इजी हो जाए और स्मूथ हो जाए। जब आप स्वेलो करते हो तो वो अटके ना आपके थ्रोट में। ठीक है, तो स्वेलोइंग को इजी करने के लिए सलाइवा एक और काम करता है कि इट मॉइस्चर्स एंड लुब्रिकेट्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ कैविटी। तो इसलिए जब भी आप कफ सिरप्स पीते हो या कोई मेडिसिन जो आप च्यू करने वाली मेडिसिन खाते हो या चूसने वाली मेडिसिन खाते हो, तो डायरेक्टली वो आपके माउथ की इनर लाइनिंग में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब भाई एब्जॉर्ब तो तभी होगी जब वहां कोई वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो सलाइवा ऑल्सो एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिरप्स एंड मेडिसिन। ठीक है, और ये टंग अब ये टंग के सरफेस को भी मॉइस्ट करता है और हमारी स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपका माउथ बहुत ड्राई हो जाएगा, उसमें सलाइवा नहीं होगा, जिसमें ये कंडीशन होती है जिसमें सलाइवा बहुत कम निकलता है सलाइवरी ग्लैंड्स से, तो माउथ बहुत ड्राई हो जाता है एंड इट गिव्स अ वेरी फाउल स्मेल। ठीक है, क्योंकि वहां लाइसोजाइम कम है ना बेटा, क्योंकि सलाइवा तो निकल नहीं रहा है, कम निकल रहा है, तो वहां पे लाइसोजाइम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गंदी सी स्मेल आएगी, बेकार स्मेल आएगी माउथ से। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस। जो भी आप फूड चबा रहे हो ना, वो एक गोले में कन्वर्ट हो जाता है। वो गोला मैंने आपको दिखाया था, उस गोले को हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं ये, बोलस। ये देखिए, ये गोला जो है ये इसोफेगस में जा रहा है, जब आपने उसको स्वेलो कर लिया, इस बेसिकली इस चीज को हम कहते हैं बोलस। ठीक है, ओके। तो इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो है स्टमक में वीवर ऑन दी सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो हम डाइजेशन के प्रोसेस में सलाइवरी ग्लैंड्स देख रहे थे। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस सो दैट इट कैन बी स्वेलोड इजीली। तो बोलस बनाने में हेल्प करता है एंड दैट विल बी स्वेलोड इजीली। ठीक है, तो आपका जब जब भी वेन एवर यू टेक इन द फूड, देर आर सम, वेन एवर यू सी द फूड, तो फूड क्या है, फूड को देखना, फूड को टेस्ट करना, फूड की जो स्मेल होती है वो आपके लिए स्टिमुलस का काम करती है। ओके, सो वेन एवर देर इज एनी काइंड ऑफ स्टिमुलाई लाइक स्मेल, टेस्ट, टच, तो कोई भी अगर आप फूड को देख रहे हो या उसकी स्मेल, आप उसको सूंघ रहे हो या आप उसको टच कर रहे हो, तभी भी, जैसे सपोज आपके सामने कोई पिज्जा खा रहा है या बर्गर खा रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली सैलिवेट करना शुरू कर देते हो, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्मेल करना, टेस्ट करना या टच करना, ठीक है, या फिर आप उस फूड को जब च्यू कर रहे हो, मैस्टिकेट, मैस्टिकेट का मतलब होता है च्यू करना, तो जब आप च्यू भी कर रहे हो ना, तब भी आपका सलाइवा ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ताकि आपकी डाइजेशन में हेल्प हो सके। तो ये सारे जो स्टिमुलस है, ये क्या करते हैं, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं, स्टिमुलेट। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स ऑब्वियसली बेटा आपकी बॉडी में सारी चीजें नर्वस सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे नर्व ना आ रही हो, तो आपके ग्लैंड्स भी बेटा नर्व से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ से कुछ नर्व सप्लाई जाती है सीधा हाइपोथैलेमस में, जो कि ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर ये हायर सेंटर है हाइपोथैलेमस, बेटा ये क्या करेगा, अब ये ग्लैंड्स ने इसको सिग्नल भेजा कि भाई मैंने तो फूड देख लिया, मैंने स्मेल भी कर लिया है, अब मुझे इसको खाना है। तो सिग्नल कैसे आएगा मुझे खाने का, खाने वाला, कि मतलब मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। तो हमारे हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी सेंटर। अब ये सलाइवरी सेंटर जब एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेशन होगा, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक सेक्रीशंस यहाँ पे आएंगी, इसके ये नर्व सप्लाई यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक वाली। और ये तीनों ग्लैंड्स को, ये देख रहे हो ग्रीन एरो, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, ये तीनों की तरफ ये एरो जा रहा है, तीनों ग्लैंड एक साथ स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, खूब सारा सलाइवा सेक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके माउथ में सलाइवा का सेक्रीशन होता है। इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि जो आपका फूड है वो आपने जब च्यू कर लिया, उसके बाद वो जाता है आपके ईसोफेगस में। तो मैंने आपको बताया था जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। किसके लिए, फूड और एयर के लिए। लेकिन इस फेरिंग्स के साथ में क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है। जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, वो विंड पाइप के ऊपर जो है एक फ्लैप की तरह काम करता है, तो विंड पाइप को वो क्लोज कर देगा। ठीक है, और जब वो क्लोज कर देगा, फूड हम सीधा क्या करेंगे, स्वेलो करेंगे और फूड सीधा आपके फूड पाइप में, मतलब कि ईसोफेगस में आ जाएगा। तो ईसोफेगस क्या करता है बेटा, फूड को अब अंदर की तरफ पुश करता है, स्टमक की तरफ। ठीक है, तो इट पुशेस द च्यूड फूड डाउन टू द स्टमक। ओके,
तो ईसोफेगस में मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस में स्फिंक्टर्स भी होते हैं। ईसोफेगस में क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स। तो यहाँ पे जब ईसोफेगस स्टमक के अंदर ओपन होता है तो यहाँ पर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, मतलब कि भाई तुम फूड तो लेकर आ रहे हो पर एक साथ सारा मत डाल देना, धीरे धीरे लेकर आना। इसीलिए स्फिंक्टर जो होता है वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ फूड गोइंग टू द स्टमक। ठीक है, तो स्फिंक्टर जब ओपन होगा, आप फूड खा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, और आप जो फूड है वो सीधा स्टमक में जाता जा रहा है क्योंकि स्फिंक्टर खुला हुआ है। ठीक है, तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपका स्टमक बहुत ज्यादा भर जाता है तो ये स्फिंक्टर बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ताकि स्टमक का जो बैक फ्लो है, जो स्टमक का फूड है, जो कंटेंट है उसका, वो वापस इजोफेगस में ना चला जाए। उसको रोकने के लिए स्फिंक्टर को बंद होना पड़ेगा, वरना वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और स्वेलिंग, फिर उसके बाद जो आप स्फिंक्टर जब रिलैक्स हो जाता है, जब तो फूड अंदर आता है स्टमक में, लेकिन जब फूड बहुत ज्यादा भर जाता है तो स्फिंक्टर बंद हो जाता है, ताकि बैक फ्लो ना हो सके और माउथ से वॉमिटिंग करके आप उसको बाहर ना निकाल दो। तो स्वेलोइंग की बेटा 3 फेजेस होती है, एक होता है बक्कल फेज, एक होता है फेरेंजियल फेज, एक होता है ईसोफेजियल फेज। कितने फेज होते हैं? 1, 2 एंड 3। तो ये 1, 2, 3 जो फेजेस है, बक्कल फेज मतलब जब आप फूड को माउथ में है, मतलब जस्ट स्वेलो करने से पहले वाला फेज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज, जब आपने स्वेलो कर लिया है और वो फेरिंग्स में, आज फेरिंग्स को टप्पा मार के वो सीधा जाता है आपके फूड पाइप में। तो फेरेंजियल फेज वो होता है जब एपिग्लॉटिस बंद हो रहा होता है और फूड जो है वो फेरिंग्स से निकल के एयर पाइप में ना जाके वो जाता है आपके फूड पाइप, मतलब कि ईसोफेगस में। तो तीसरा फेज होता है ईसोफेजियल फेज। तो ईसोफेगस में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस या पेरिस्टाल्टिक फेज। ठीक है, ये पेरिस्टाल्टिक, दे आर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये देख रहे हो, ये मसल्स है। ये कौन सी मसल्स है सबको पता तो हो गई, ये स्मूथ मसल्स है। ठीक है, स्केलेटल मसल नहीं है, ये स्मूथ मसल्स है जो हमारी इच्छा के बिना काम करती है, इनको जो मर्जी आएगी करेंगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हो रही है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बेटा, ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की मदद से फूड जो है आपके स्टमक में चला जाता है। अब आगे हम स्टमक पे, स्टमक का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी अब दोबारा से। तो स्टमक जो है एक जे शेप्ड बैग होता है और ये आपकी स्मूथ मसल से बना होता है। थिक और इलास्टिक दोनों टाइप की मसल होती है। अगर इलास्टिक मसल नहीं होंगी तो जो भी आप फूड उसके अंदर भरे जा रहे हो, स्टमक फूलेगा नहीं, मतलब एक्सपैंड नहीं होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वॉल में, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। अब भाई इन गैस्ट्रिक, जैसे सलाइवरी जूसेस थे वहां एंजाइम थे, तो यहाँ पे भी तो एंजाइम होंगे। तो आपका जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं उनके अंदर होता है HCl और एक होता है पेप्सिन, म्यूकस और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हर एक चीज का अलग अलग फंक्शन है, हर एक चीज का अलग अलग फंक्शन है इस पूरी प्रोसेस में। तो HCl का क्या फंक्शन है, पेप्सिन का क्या फंक्शन है, म्यूकस का क्या फंक्शन है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने डाइजेशन से, कि स्टमक में डाइजेशन हो कैसे रहा है, क्या चीजें हैं जो स्टमक में आती है। तो सबसे पहले बेटा देखो, जो फूड इसोफेगस से आ रहा है, ये आपको देखा मैंने स्फिंक्टर बताया था, ये क्योंकि लोअर साइड पे होता है इसोफेगस के, इसलिए इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। तो फूड यहाँ से आ गया बेटा स्टमक में। अब स्टमक में देख रहे हो बड़ 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 उबाले मार रहा है, एसिड आ रहा है खूब सारा, HCl। ठीक है, HCl खूब सारा बनाई, एसिड है, एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा खतरनाक एसिड है। तो इस एसिड की प्रेजेंस में आपकी स्टमक में एक बड़ा एंजाइम होता है जो बहुत पावरफुल है, जिसको बोलते हैं पेप्सिन। भाई इसको तो एसिड ही पसंद है, पेप्सिन जो है बिना एसिड के काम ही नहीं कर सकता। तो पेप्सिन लव्स द HCl. So if there is HCl, then it will work. If there is no HCl in your stomach, pepsin will remain inactivated. तो आपके स्टमक में जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही फूड आपके स्टमक में आता है तो HCl क्या कहता है, पेप्सिन उठ जाओ, वेकअप, फूड आ चुका है और डाइजेशन करना स्टार्ट करो, अपना काम शुरू करो। तो पेप्सिन क्या करता है, इट विल एक्ट ऑन द प्रोटीन। ये बड़ा सा एक प्रोटीन है, ये बड़ी सी चेन है प्रोटीन की। ठीक है, इस चेन पे ये एक्ट करता है और उसको छोटे छोटे पेप्टाइड में बदल देता है। जैसे माने कि हमारे पास प्रोटीन, आपको पता है कार्बन की चेन होती है, बड़े सारे कार्बन होते हैं, हो सकता है 30 कार्बन हो सकता है 35 कार्बन की चेन हो। तो इनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। मतलब या तो 30 है तो या तो 3 3 या 4 4 या 5 5 के
पेप्टाइड्स बना देगी, ठीक है, 5 5 5 5 करके, या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके बना देगी, ठीक है। तो स्मॉल पेप्टाइड्स बना देती, ठीक है। तो एक बड़े प्रोटीन से जो पेप्सिन होता है वो स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स बना देता है, तो इसी को तो कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ही ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में बदल देना। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम बदल रहे हैं सिंपल फॉर्म में, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो सिंपल फॉर्म में नहीं बदला है। तो स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन होता है जो इनएक्टिवेटेड होता है, और HCl जब उसको उठाता है तो वो पेप्सिन बन जाता है, और इस फॉर्म में ये एक्टिवेट हो जाता है, अपना काम करने लग जाता है। तो जब ये प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा, कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन। तो जब पेप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे, तो ये बना देंगे आपके स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो सिर्फ दूध ही पीते हैं मम्मा का, तो जो मदर्स मिल्क होता है उसके अंदर बेटा खूब सारा प्रोटीन होता है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोटीन। तो बच्चों के अंदर एक एंजाइम होता है, पेप्सिन नहीं होता, उनके अंदर रेनिन होता है, ठीक है। ये एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, ये बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में, जो सिर्फ दूध पे ही अपनी पूरी डाइट उनकी निर्भर है, ठीक है। एंड दिस हेल्प इन द मिल्क डाइजेशन। तो ये भी एक सोती हुई फॉर्म में है, प्रोरेनिन। जैसे कि आपका पेप्सिनोजन है इनएक्टिवेटेड है, ऐसे ही प्रोरेनिन है, ये भी इनएक्टिवेटेड है। तो HCl की प्रेजेंस में ये भी एक्टिवेट हो जाता है और रेनिन बना देता है। तो जैसे ही ये रेनिन बनाता है, रेनिन क्या करेगा? वो केसिन पे एक्ट करेगा। रेनिन एक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन का नाम है केसिन, इस पे एक्ट करेगा और वो पैरा केसिन बना देगा, जो कि इनसॉल्युबल पेप्टाइड है। मतलब एक ऐसा पेप्टाइड है जो इजीली सॉल्युबल नहीं होता, और क्या होता है? ये आगे निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो केसिन है ये एक मिल्क प्रोटीन है जो पैरा केसिन बना देता है डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है। तो बच्चों में और बड़ों में धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं और नॉर्मल डाइट खाना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर भी रेनिन आना शुरू हो जाता है, रेनिन बनना शुरू हो जाता है, और वही से सॉरी पेप्सिन बनना शुरू हो जाता है, और वही सेम फंक्शन होता है जो आपके एडल्ट्स में हो रहा है, ठीक है। अब जो आपका म्यूकस है, अब भाई म्यूकस कर क्या रहा है? म्यूकस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि एसिड के तेवर उसको कम कर देता है। ये एसिड जो इतना ज्यादा एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो स्टमक को जला ही देगा अगर ये इसका राज हो जाए पूरे स्टमक पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो म्यूकस होता है, म्यूकस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, म्यूकस के अंदर होता है सोडा बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। तो बेटा जो सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ये क्या करते हैं? ये सोडियम बाइकार्बोनेट माने NaHCO3, ये आपके HCl के साथ लगातार रिएक्शन करता रहता है, और ये क्या बनाता है? सॉल्ट, वाटर और CO2। तो ये तीन चीजें बना देगा। अब पानी आ गया तो ठंडक हो गई, ठीक है, सॉल्ट बन गया, CO2 बन गया, तो ऑब्वियसली इसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। तो जो आपका म्यूकस है वो बेटा क्या करता है? ये स्टमक में जो HCl है उसको जलाने नहीं देता, स्टमक की लाइनिंग को। तो इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम बर्निंग। तो HCl सिक्रेटेड बाय स्टमक किल्स द बैक्टीरिया, लेकिन HCl अपना काम करता रहेगा। HCl जो है वो क्योंकि एसिडिक है, तो ये अपना जो बैक्टीरिया है को मारने का काम करता रहेगा, जो भी आपके फूड के साथ आ जाते हैं या स्टमक में पैदा हो जाते हैं। तो HCl क्योंकि एसिडिक है, तो इट विल किल द बैक्टीरिया विच आर एंटरिंग द स्टमक थ्रू फूड। इट मेक्स द मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक। तो स्टमक का मीडियम भी एसिडिक बनाता है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? कि बैक्टीरिया को किल कर रहा है। दूसरा फंक्शन ये हो गया कि स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना रहा है। तीसरा फंक्शन ये हो गया कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाने में हेल्प करता है, ताकि वो प्रोटीन्स पे अपना अटैक कर सके और उनको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो समझ में आ गया जो म्यूकस है उसके अंदर क्या हो रहा है, HCl क्या कर रहा है, HCl के फंक्शंस क्या है। अब बेटा जो पेप्सिन होता है ना, वो आपके स्टमक में, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स डाइजेस्ट तो हो रहे हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड्स बन रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। सिर्फ 20% प्रोटीन ही स्टमक में डाइजेस्ट हो पाते हैं, उसके बाद जो भी प्रोटीन्स बचे हैं वो आगे जाके डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो स्टमक में निकल रहे हैं वो आपके अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, जो आपका स्टमक है वो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि अब यहाँ पे क्योंकि HCl है जो कि एसिडिक है, तो इसलिए स्टमक के अंदर जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और स्टमक से जो फूड आगे की तरफ जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा,
वो फूड एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। आपके स्टमक में फूड रहता है ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए, ठीक है, इसीलिए आपको एकदम से भूख नहीं लगती, तो 3 घंटे तक ये धीरे धीरे अपना काम करता रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टमक होता है उसके अंदर जो फूड बनेगा उसको हम बोलेंगे एसिडिक काइम। तो एसिडिक काइम क्या होता है? फूड विच इज फूड प्रेजेंट इन स्टमक, प्रेजेंट इन एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक। तो ये जो एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक, हाँ, तो जो ये एसिडिक मीडियम में फूड पड़ा हुआ है स्टमक के अंदर, उस फूड को हम काइम कहते हैं, एसिडिक काइम, ठीक है। अब ये फूड जो 3 घंटे तक स्टमक में है, वो स्टमक में रहने के बाद फिर आ जाता है आपके नेक्स्ट एरिया में, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन। तो स्टमक के जस्ट बाद, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, फूड यहाँ से इसोफेगस में, फिर इसोफेगस से स्टमक में, अब स्टमक से सीधा आएगा ये आपके इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन दो होती है हमारे पास, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बीच में, जो देख रहे हो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुआ पड़ा है, उसके साइड में आप देख रहे हो ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बीच में है आपकी सारी पिंकिश कलर में, वही है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और फूड के डाइजेशन में मदद करती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो सिर्फ वेस्ट को रिमूव कराने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो काम है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, तो ये सारे के सारे काम आपके इंटेस्टाइन के थ्रू हो रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट होता है जेजुनम, और तीसरा पार्ट होता है इलियम। तो फर्स्ट पार्ट जो ये आप देख रहे हो स्टमक से जस्ट जो निकल रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। और सबको याद होगा, सबको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट होता है स्टमक का बेटा, उसको कहते हैं पाइलोरस। रिमेम्बर करो, सोचो कि मैंने क्या बताया था कि ड्यूडनम, जैसे ही ड्यूडनम में स्टमक खुलता है वहां पे एक स्फिंक्टर भी होता है, स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। कौन सा स्फिंक्टर होता है? फटाफट याद करो, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्योंकि मेरे पास इतना आपकी आवाज सुन नहीं सकती हूँ मैं, लाइव क्लास नहीं है, तो मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरस ये एरिया है लास्ट वाला, और यहाँ जो ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो जब फूड ड्यूडेनम में जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में। तो ये पर्पलिश पार्ट देख रहे हो आप, ड्यूडेनम है। फिर उसका ये जो पिंक पिंक कलर के इंटेस्टाइन देख रहे हो बेटा, ये जेजनम है। और फिर नीचे देख रहे हो आप लाइट ब्लू कलर, ये है आपका इलियम, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत लॉन्ग ट्यूब है, 7 मीटर्स लॉन्ग है, 7 मीटर्स। कितनी? 7 मीटर, जो बहुत ही लंबी है, ठीक है। तो जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, इसको स्मॉल हम बोल ही क्यों रहे? तो बहुत बड़ी लग रही है हमें देखने में, देखने में तो काफी बड़ी है। तो बेटा जो जो आपके इंटेस्टाइन्स होती है ना, उसकी लेंथ जो डिसाइड होती है, वो उसकी लेंथ पे नहीं, उसकी विड्थ पे डिसाइड होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ तो देखो, अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बनाया, उसकी तो विड्थ इतनी है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो मैंने बनाई उसकी विड्थ इतनी है। कितना फर्क है दोनों में, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इसका नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसीलिए इसका नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबको समझ में आ गया कि जो इंटेस्टाइन्स का नाम है वो उनकी विड्थ पे नहीं, उनकी लेंथ से डिसाइड होता है। सॉरी, उनकी विड्थ पे डिसाइड होता है, लेंथ से नहीं होता, उल्टा बोल दिया। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 7 मीटर लॉन्ग है और 2.5 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। एंड इसके 3 पार्ट्स है, ड्यूडनम, जेजनम, इलियम। ड्यूडनम जो है वो शॉर्टेस्ट पार्ट है, बहुत छोटा सा है, उसके बाद जेजनम स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये सिर्फ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया और यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर्स का होता है, ये ऑलमोस्ट, मतलब 12 फिंगर की विड्थ ले लो आप। जैसे आपने एक साथ 12 फिंगर्स रख दिया, आपके हाथ में 10 फिंगर है, दो किसी और की ले लो, आपने एक के बाद एक की सारी फिंगर्स प्लेस कर दी, इतनी उसकी लेंथ होती है, ठीक है। जेजनम जो है नेक्स्ट है, ड्यूडनम के नेक्स्ट आता है, 2 मीटर लॉन्ग है, काफी लंबा होता है। तो जेजनम ये जो है इसका नाम, इसका मतलब होता है एम्प्टी। तो जेजनम का जेजनम मीन्स एम्प्टी। तो जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद अगर आप डाइसेक्शन करके जेजनम को निकालते तो जेजनम आपको खाली दिखेगा, यहाँ पे आपको सामान नहीं दिखेगा, कोई कोई फूड नहीं दिखेगा। तो जेजनम मीन्स एम्प्टी, ओके। इलियम, इलियम एक लॉन्गेस्ट पार्ट है। इलियम जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत लंबा पार्ट होता है, और ये ऑलमोस्ट 4 मीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है?
4 मीटर लॉन्ग। और मेनली जो फूड आपको मिलेगा वो जो एब्जॉर्प्शन के लिए आया है वो आपको इलियम में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता क्या है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसा क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, तो वो चीज हम देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है आपका एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, दो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जब भी फूड आपका जो फूड आ रहा है स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर, आपको पता है वो जो फूड है वो एसिडिक फूड है। ठीक है, मतलब वो हाईली एसिडिक है क्योंकि स्टमक में एसिड था। ठीक है, तो एसिडिक काइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेकिन माहौल अलग है भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड को हम कन्वर्ट कर देंगे एल्कलाइन काइम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है, एसिडिक काइम को बदल दिया जा रहा है एल्कलाइन काइम में, एल्कलाइन काइम। क्लियर। तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, यहाँ पे दो तरह के जूसेस आते हैं, एक होता है बाइल और एक होता है पैनक्रियाटिक जूस। ये अलग जगहों से आ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद के भी जूसेस रिलीज करता है। यहाँ मैंने लिखा है देखो रिसीव, ये ले रहा है, तो जो रिसीव करेगा वो है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन ये खुद से अपने भी जूसेस बनाएंगे जिसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूसेस, जो कि आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो बाइल जूस जो होता है बेटा वो लिवर में फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है, लिवर में। और बाइल जूस येलोविश ग्रीन कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, येलोविश ग्रीन कलर का एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि आपके लिवर के अंदर फॉर्म होता है। और मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ इस तरीके से ये फॉर्म होता है। तो बाइल जूस जो है लिवर के अंदर, ये देखो टोपी जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे ये हाफ टोपी जैसा स्ट्रक्चर, ये बाइल जूस बना रहा है। तो लीवर के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो बाइल जूस बनाने के लिए केपेबल होते हैं। तो बाइल जूस में आ, बहुत सारा सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस होता है, और जहां सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं Na2CO3, ये एसिडिक काइम के साथ, जो एसिडिक काइम यहाँ आ रहा है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको बेसिक चीज में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्म बन जाएगी आपके किसकी, किसकी बन जाएगी बेसिक फॉर्म, जो आपका एसिडिक काइम था उसको वो एल्कलाइन काइम में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया सबको ये बात, कि जो यहाँ पे बेसिक काइम है एसिडिक काइम था उसको बाइल ने क्या कर दिया, मेनली बाइल ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। बाइल उसको एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये बाइल भैया लीवर से नीचे कैसे आएगा, इसको नीचे तो उतारना है। अब स्टमक से एसिडिक काइम आ गया, अब बाइल एसिडिक काइम यहाँ आएगा, तो बाइल जब नीचे का तभी तो वो एल्कलाइन काइम में कन्वर्ट होगा। इसको नीचे लाने के लिए हमें एक डक्ट की जरूरत होती है। यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है आपको, ये वाला पाइप। ठीक है, तो इस पाइप के थ्रू ये यहाँ आता है और गॉल ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, क्योंकि लीवर का काम है बाइल को बनाना, और वो तो बनाता रहेगा, लेकिन जो आपका गॉल ब्लैडर है वो उसको स्टोर करेगा। ठीक है, वो कहेगा कि भाई तुम तो सारा बाइल बनाए जा रहे हो, कहाँ पे उसको रखेंगे, तो इसलिए गॉल ब्लैडर खुद ही स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब ये बाइल यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब जब बाइल स्टोर होता है यहाँ पे कुछ तो करेगा ही ना, गॉल ब्लैडर कुछ तो करेगा उसके साथ। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट कर देता है। क्या कर देता है, कॉन्सेंट्रेट। तो बाइल जो होता है वो लिवर से हेपेटिक डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखो, ये जो डक्ट आप यहाँ देख रहे हो बेटा, ये वाला डक्ट, ये हेपेटिक डक्ट है जो लीवर से आ रहा है, जिसमें मैंने ऑरेंज कलर का एरो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस लीवर से ये दो एक डक्ट आ रहा है जिसमें बाइल जूस निकलता है, ये हेपेटिक डक्ट है। और गॉल ब्लैडर से ये जो डक्ट आ रहा है, ये वाला जिसको मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये आपका सिस्टिक डक्ट है। तो सिस्टिक डक्ट कहाँ से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से, और लिवर से कौन सा आ रहा है, हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। देखो ऐसे, ये ऐसे डक्ट आया और इसने कॉमन डक्ट बना दिया। तो ये आपका हेपेटिक डक्ट था, ये आपका सिस्टिक डक्ट था। इन दोनों ने मिलकर एक डक्ट बनाया जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ जाके सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी बड़े सारे स्फिंक्टर होते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये पट्टी बंधी हुई खूब सारी, ये सारे स्फिंक्टर्स होते हैं। तो ये जो स्फिंक्टर है कॉमन बाइल डक्ट का स्फिंक्टर है। ठीक है, उसके बाद जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, आप ये देख लो पैनक्रियास, जस्ट यहाँ पे पैनक्रियास होता है जो ड्यूडनम से जुड़ा हुआ है, ऊपर से लीवर जुड़ा है, नीचे से पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से भी एक डक्ट आता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट भी सीधा आके कॉमन बाइल डक्ट को अकम्पनी कर लेता है, ऐसे यहाँ खुलता है। ठीक है, अब ये कॉमन बाइल डक्ट
और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके सीधा ओपन होंगे आपके ड्यूडनम में। चल भाई हम दोनों चलते हैं ड्यूडनम में। तो ये आ गया आपका पैनक्रियाटिक डक्ट और ये दोनों डक्ट्स मिलके खुल गए आपके ड्यूडनम में। ठीक है, तो ये जो आपको कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट होता है उन दोनों में भी स्फिंक्टर, जैसे ये स्फिंक्टर है कॉमन बाइल डक्ट का और ये स्फिंक्टर है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट का। और जब ये दोनों डक्ट्स मिल जाते हैं, जब ये दोनों यहाँ पे सपोज मैं आपको अलग कलर से दिखाती हूँ, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर था जो कॉमन बाइल डक्ट का स्फिंक्टर था और फिर दूसरा स्फिंक्टर था आपका पैनक्रियाटिक डक्ट का स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये जो स्फिंक्टर था वो पैनक्रियाटिक डक्ट का स्फिंक्टर था। जब ये दोनों मिलके यहाँ ओपन हुए ड्यूडनम में, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर मिला, उस स्फिंक्टर को हमने बोला ये वाला जो स्फिंक्टर था। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, तो कितने स्फिंक्टर हो गए? 3। एक स्फिंक्टर हो गया वो कॉमन बाइल डक्ट का, एक पैनक्रियाटिक डक्ट का, लेकिन और उसके बाद जब दोनों मिक्स हुए तो एक और स्फिंक्टर बना जिसको हमने बोला स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी यहां बना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बाइल जो होता है वो लिवर के अंदर बनता है। अब जब लिवर के अंदर बाइल बन रहा होता है तो बाइल के अंदर दो चीजें होती है। बाइल के अंदर दो चीजें होती है बेटा, एक होता है आपका बाइल पिगमेंट्स जो बाइल को कलर देगा। ठीक है, उसका जो येलोविश ग्रीन कलर आ रहा है वो इस पिगमेंट की वजह से आ रहा है। और कुछ होते हैं आपके बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। दो तरह के पिगमेंट्स हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दोनों बाइल को एक बहुत ही यूनिक सा कलर देते हैं, येलोइश ग्रीन कलर देते हैं। और बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्चुअली में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बाइल पिगमेंट का काम सिर्फ कलर देना है बाइल को। ये क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड्स कलर टू द बाइल। लेकिन जो आपका बाइल सॉल्ट्स है, ठीक है, ये बाइल को कलर दे रहे हैं, लेकिन जो बाइल सॉल्ट्स है वो आपकी एक्चुअल जो काम है, वही एक्चुअली काम क्या करना है? डाइजेशन का। ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइल इन द लिवर इज डाइल्यूटेड। अब जो लिवर में बाइल बन रहा है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये गॉल ब्लैडर में आता है तो इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट ऐड हो जाते हैं और ये थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाता है। बस ये डिफरेंस है लिवर के बाइल में और गॉल ब्लैडर के बाइल में। ठीक है, अब जो बाइल जूस है उसके अंदर बिलीवर्डिन बिलीरुबिन बताया था मैंने, ये दो पिगमेंट्स हैं जो बाइल को कलर देते हैं। और ये दो पिगमेंट्स कहाँ से बनते हैं? आरबीसी से। देखो हर चीज कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड ही है। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब आरबीसी डेड हो जाती है, मर जाती है आरबीसी अपने 120 दिन पूरे करने के बाद, तो ये हेमोग्लोबिन डिग्रेड होने के बाद बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बना देता है। तो एक्चुअली में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो बॉडी में ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो वॉर्न आउट या डेड आरबीसी होती है उनसे आपके बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि ये डक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बाइल जूस जो है वो हिपैटिक डक्ट से पहले आता है गॉल ब्लैडर की तरफ, फिर जाता है आपके गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट के थ्रू वो नीचे आता है। फिर आपका ये हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट मिल जाता है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट से, फिर वो बना देते हैं आपका एक कॉमन डक्ट यहाँ पे। और इस डक्ट को जो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ वो मिलकर बनाता है, इस डक्ट को जो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलके जो डक्ट बनता है, ये वाला डक्ट, इस डक्ट की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, इस डक्ट को हम बोलते हैं, थोड़ा अलग सा नाम है लेकिन याद हो जाएगा, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लिवर से आ रहा है हिपैटो और पैनक्रियास से आ रहा है पैनक्रियाटिक, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो जहां ये दोनों मिल गए, ठीक है, ये आपका बन गया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो बाइल जो होते हैं वो आपके, बाइल के अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स क्या कर रहे हैं? देर इमल्सिफाइंग द लिपिड्स। इनका जो मेन काम है बाइल जूस का, दैट इज द इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं फैट्स की। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? दे आर इमल्सिफाइंग द फैट ड्रॉपलेट। तो फैट की बड़ा सा ड्रॉपलेट है ये, ठीक है, बिग ड्रॉपलेट है। इस पूरे फैट की ड्रॉपलेट के ऊपर बाइल सॉल्ट चिपक जाते हैं, सारे में बाइल सॉल्ट ऐसे चिपक जाते हैं और इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बड़े ड्रॉपलेट से छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बन गए, तो इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है उस पे क्या होता है? इट कन्वर्ट्स दी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट
droplets or the small fat globules. Clear to all of you? अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? पैनक्रियाज आपको पता है स्टमक के पीछे लोकेटेड है, एंड पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से निकलता है जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट को अकम्पनी करता है और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाता है. सिंपल है, पैनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों ने मिलकर बना दिया आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, तो जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये आपका ओपन होता है ड्यूडेनम में. ठीक है, तो जैसे ये डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होगा ये अपने पैनक्रियाटिक जूसेस को ड्यूडेनम में पोर कर देगा. और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं, अमाइलोप्सिन, ट्रायोट्रिप्सिन एंड स्टियाप्सिन. तो अमाइलोप्सिन जो है एक और ये थोड़ा अलग नाम है, लेकिन इसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेस ही कहते हैं. तो आपने पैनक्रियाटिक अमाइलेस सुना होगा. तो पैनक्रियाटिक अमाइलेस इज द एंजाइम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलोप्सिन, और इसका काम होता है कि जो लेफ्ट ओवर स्टार्च होता है इसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है. जो भी स्टार्च ऊपर से डाइजेस्ट होते हुए आ रहा था तो थोड़ा बहुत जो लेफ्ट ओवर स्टार्च बच गया था उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा. ट्रिप्सिन ये क्या करेगा? क्योंकि पेप्सिन ने भी प्रोटीन्स पे काम किया, रेनिन भी काम कर रहा था प्रोटीन्स पे छोटे बच्चों में. तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा? जो बचे कुचे प्रोटीन्स हैं उनको स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा. तो बेसिकली जो ट्रिप्सिन है वो पेप्सिन के बाद जो पेप्सिन जो अपना फंक्शन कर चुका है उसके बाद जो थोड़े बहुत प्रोटीन्स बचे हैं उनको डाइजेस्ट कर देगा. अब जैसे पेप्सिन पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट था, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, ऐसे ही ट्रिप्सिन भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो जब ट्रिप्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है? वो आपके आप ट्रिप्सिनोजन बना देता है. ट्रिप्सिनोजन, ये देखो ये ट्रिप्सिनोजन है. ट्रिप्सिनोजन जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है तो ये ट्रिप्सिन बनाएगा. ट्रिप्सिन आपका एक्टिव होता है, ठीक है, और ये इनएक्टिव होता है. तो जो इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन है ये एंटेरोकाइनेस की हेल्प से, एंटेरोकाइनेस एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी प्रेजेंस में ये उठ जाता है और ट्रिप्सिन बना देता है. राइट, एंड व्हेन इट फॉर्म ट्रिप्सिन इट इज एक्टिव एंड इट एक्ट्स ऑन दी प्रोटीन्स. किस पे एक्ट करेगा? ये प्रोटीन्स पे, जो लेफ्ट ओवर प्रोटीन्स होते हैं, जो बच गए हैं प्रोटीन्स उन पे, और इनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा. क्लियर है? तो ये आपके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टियाप्सिन. स्टियाप्सिन क्या कर रहा है? ये लेफ्ट ओवर फैटी एसिड्स को, जो फैटी एसिड्स बच गए हैं, जो इमल्सिफाइड फैटी एसिड्स हैं, उनके ऊपर काम करता है. तो ये आपका, तो ये मैंने आपको बताया ट्रिप्सिनोजन. ठीक है, दूसरा जो आपका स्टियाप्सिन होता है इसको हम लोग पैनक्रियाटिक लाइपेज भी कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पैनक्रियाटिक लाइपेज. पैनक्रियाटिक लाइपेज. तो ये क्या कर रहा है? जो भी बाइल ने क्या किया है? फैट्स को इमल्सिफाई किया है. ठीक है, बाइल ने क्या किया था? फैट्स को इमल्सिफाई किया था, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर दिया था. ठीक है, तो जो आपके इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. ठीक है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टियाप्सिन और पैनक्रियाटिक लाइपेज. और थर्ड मैंने आपको बता ही दिया था कि जो आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, राइट, अमाइलोप्सिन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो 3 एंजाइम्स हो गए पैनक्रियाटिक जूस के. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपके इंटेस्टाइनल जूसेस. अब भाई पैनक्रियाटिक जूस की बात कर ली, बाइल जूस की बात कर ली, लेकिन इंटेस्टाइन खुद भी रिलीज करा जिसको हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस. इसका नाम होता है सकस एंटेरिकस. बहुत सारे एंजाइम्स हैं इसके अंदर भी. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपके जूसेस होते हैं इट कंटेन्स इरेप्सिन. इरेप्सिन एक वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है. ये क्या करता है? जो अभी आपके ट्रिप्सिन ने जो ये प्रोटीन से पेप्टाइड्स बनाए थे, इन सारे पेप्टाइड्स को, सारे के सारे पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा. तो एक्चुअली इन दी एंड जितने भी पेप्टाइड्स हैं हमारे पास, पहले प्रोटीन से पेप्टाइड्स बने, अब जितने भी पेप्टाइड्स थे वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है? इरेप्सिन. ठीक है, क्लियर. अब नेक्स्ट है जितनी भी थोड़ी बहुत शुगर्स बची, जैसे कि सपोज माल्टोस शुगर जो होती है वो माल्टेस एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी. तो बेसिकली जो माल्टोस है, माल्टोस को इन दी एंड किस में कन्वर्ट होना है? ग्लूकोज में. तो माल्टोस से ग्लूकोज बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माल्टेस. तो जो शुगर का नाम है उसी के नाम पे एंजाइम का नाम भी होगा. तो माल्टेस से आपका बन गया
ग्लूकोज। सेकेंड लैक्टोज। अब बताओ लैक्टोज शुगर किस में होती है? जब हम मिल्क पीते हैं, राइट, व्हेन द अडल्ट ड्रिंक द मिल्क, दैट मिल्क कंटेन्स द शुगर कॉल्ड एज लैक्टोज शुगर, ये मिल्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब भैया हर चीज में अलग अलग टाइप की शुगर है, ठीक है, मिल्क में लैक्टोज है तो वो लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। सुक्रोज, इसको हम बोलते हैं केन शुगर। ज्यादातर ये हमें शुगर केन में और जो नॉर्मल हम घर में शुगर्स खाते हैं उसके अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होता है, और ये सुक्रेस एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाते हैं। तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। ठीक है, लास्ट हो गया आपका इमल्सिफाइड फैट्स। तो जो भी इमल्सिफाइड फैट्स पहले यहाँ डाइजेस्ट हो रहे थे स्टियाप्सिन या पैनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से और बना रहे थे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, सेम वे वो यहाँ पर भी डाइजेस्ट होंगे लाइपेज की हेल्प से, जो कि इंटेस्टिनल जूसेस का लाइपेज है। तो लाइपेज जो है 3 जगहों पे प्रेजेंट होता है बेटा, ये स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत फैट स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है, वो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ओके, और जो दूसरा लाइपेज होता है वो आपका होता है पैनक्रियाज में, उसको हम पैनक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। ठीक है, और तीसरा टाइप का जो लाइपेज होता है वो होता है आपका इंटेस्टिनल जूसेस के अंदर, और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उससे। अब नेक्स्ट है आपका कि जब फूड तो सारा डाइजेस्ट तो हो गया, कंप्लीट डाइजेशन खत्म, ठीक है, आपके जो ड्यूडेनम है ये सारा डाइजेशन कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है सारा डाइजेशन? ड्यूडेनम के अंदर। कहाँ हो रहा है? तो ये सारा का सारा जो डाइजेशन है वो ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है, लेकिन अब जो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। और ये क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपकी बेटा, इसके अंदर एक बहुत बड़े बड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। तो एक सोचो, एक फ्लैट सरफेस है और एक सरफेस ऐसा है हमारे पास, तो दोनों में से किसमें सरफेस एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली इसमें। यहाँ सॉरी, ऑब्वियसली इसमें यहाँ सरफेस एरिया कम है। मतलब कोई भी आप पानी डालोगे यहाँ पे तो ये ड्रिबल डाउन होकर नीचे गिर जाएगा, लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ अगर आप पानी डालोगे तो यहाँ भर जाएगा गड्ढों में, ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी पानी की। ठीक है, कुछ भी डालोगे एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे। तो बेसिकली इन इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बेटा हम कहते हैं विली। तो विली जो होती है इट इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेजल्स लाइक आर्टरी, वेन्स। तो यहाँ पे आर्टरीज है, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज है, वेन्स है। ठीक है, उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स है यहाँ पे जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके विली होती है, विली के अंदर ये सेल देख रहे हो आप, ये वाले छोटे 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 सेल्स दिख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे बनाती हूँ, तो पूरी विली को जो सराउंड करते हैं सेल्स, ये होते हैं आपके कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कौन से होते हैं? कॉल्यूमनर। और उनके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो आर्टरी, दैट विली इज रिचली सप्लाइड बाय आर्टरी और ब्लड कैपिलरीज, देयर आर वेन्स। तो बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है विली के पास। तो जो भी सामान यहाँ आ रहा है डाइजेस्ट होकर, जो भी फूड आ रहा है उसको वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगे और डायरेक्टली ब्लड सप्लाई में ट्रांसफर कर देंगे। तो विली से ये यहाँ से सपोज ये फूड एब्जॉर्ब हुआ, फूड एब्जॉर्ब हो गया, सीधा आपके ब्लड सप्लाई में गया और ब्लड सप्लाई से सीधा आपकी बॉडी में चला गया, बॉडी ऑर्गन्स को मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये आपके जो एपिथेलियल सेल है जिसको हम लोग कॉल्यूलर एपिथेलियम कह रहे हैं, इसके ऊपर जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे थे छोटे छोटे, सॉरी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, तो ये आपके होते हैं माइक्रोविली। क्या होते हैं ये? माइक्रोविली। क्लियर है? ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो एब्जॉर्प्शन जो है सारी चीजें जो भी यहाँ सिंपल फॉर्म में चीजें बनी थी, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब कुछ विली की हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहा है। इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज है कि जो आपका फैट होता है, अब यहाँ देखिए जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से ग्रीन एरो देख रहे हो आप, ये वाला एरो, ये एब्जॉर्ब फूड है। तो जो भी फूड आपने अमीनो एसिड की बात करी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और लीवर में चला जाता है, लीवर से वो जाता है हार्ट में। भाई अब ये तो डायरेक्टली तो आपके बॉडी टिश्यूज को मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। जो भी फूड आपने एब्जॉर्ब किया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ने, वो सीधा आपके हिपैटोपोर्टल वेन में जाएगा जो कि लीवर से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को एक रास्ता मिला है आपकी बॉडी में जाने के लिए। ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सारे में बिखर जाएगा, वो बिखेर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। कौन सा फोर्स आ रहा है? कोई फोर्स नहीं आ रहा ना। तो ब्लड सारा कैसे जाएगा? जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो पहले जाएगा लीवर में,
फिर लिवर से जाएगा एक वेन में जो कि हार्ट की तरफ जाती है। माने कौन सी वेन, बताओ मुझे सबसे पहले कौन सी वेन है ये? तो ये जो वेन है ये है सुपीरियर वेना कावा, सॉरी इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, सबसे बड़ी वेन होती है ये। तो ये वेन सीधा हार्ट में जाके कनेक्ट होती है, और जब हार्ट पंप करेगा तो जो ब्लड ऊपर गया था न्यूट्रिएंट रिच, वो सारे ऑर्गन्स को मिल जाएगा आर्टरीज की हेल्प से। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है कि जो आपका ये जस्ट सपोज ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। तो ये देखिए, पहले आपने एब्जॉर्ब्ड फूड लिया, एब्जॉर्ब्ड फूड, तो ये एब्जॉर्ब फूड जो इंटेस्टाइन से गया था वो आपके कहाँ चला गया? लिवर में। कहाँ चला गया? लिवर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेन होती है जो मैंने आपको बताया था, हिपैटोपोर्टल वेन। तो यहाँ पे लिवर में एब्जॉर्ब फूड जा रहा है हिपैटोपोर्टल वेन की मदद से, हिपैटोपोर्टल वेन। ठीक है, अब लिवर से ये फूड जो है वो जाएगा आपकी इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर जितनी भी बॉडी की वेन्स है वो मिलके इंफीरियर वेना कावा बनाती हैं। तो इंफीरियर वेना कावा से ये फूड जाएगा आपके हार्ट में। ठीक है, हार्ट जब पंप करेगा तो ये जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है, न्यूट्रिएंट रिच फूड जो मैं आपको जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगी, तो जो न्यूट्रिएंट रिच फूड प्लस इसके अंदर खूब सारा ऑक्सीजन है, ये बाहर आएगा और ये बॉडी टिश्यूज को मिल जाएगा, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, और फिर वो ऑर्गन्स और टिश्यू उस ब्लड को यूटिलाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से जो एब्जॉर्ब फूड है वो आपकी बॉडी में जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट लिपिड्स, तो यहाँ पे लिपिड्स नहीं जाते। कभी भी लिपिड्स आपके डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। तो जो आपका फैटी एसिड्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं लैक्टियल में, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। तो ये जो ऑरेंज कलर की आप देख रहे हो ये लिम्फेटिक वेसल है, इसको हम लोग लैक्टियल भी कहते हैं। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लैक्टियल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों मिलके लैक्टियल में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर उसके बाद ये ब्लड सप्लाई में जाते हैं। तो जो फैट्स का एब्जॉर्प्शन है वो इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। पहले ये लैक्टियल में जाते हैं, फिर उसके बाद ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में, जैसे कि ब्लड सिस्टम्स में जाएंगे, फिर ब्लड से ये बॉडी में जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन फैट लैक्टियल में एब्जॉर्ब होता है, वो ब्लड सप्लाई में एब्जॉर्ब नहीं होता। नेक्स्ट हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन और लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट्स है, क्या फंक्शन है इसका, ये हम देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये कोलॉन है। ठीक है, कोलॉन से जस्ट यहाँ पे आप ये वाला एरिया देखोगे, यहाँ पे आपका सीकम आता है। तो ये सीकम है आपका, उसके ऊपर ये आपका असेंडिंग कोलॉन है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, और ये डिसेंडिंग कोलॉन है। तो जैसे एक स्टेयरकेस होती है, पहले हम ऊपर चढ़ते हैं तो असेंडिंग, फिर सीधा स्टेयरकेस जाती है तो ट्रांसफर, फिर स्टेयरकेस जब नीचे आती है तो डिसेंडिंग। तो ऐसे ही कोलॉन भी असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग होता है। और सीकम के पास एक छोटा सा ये अपेंडिक्स होता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सीकम है तो यहाँ से एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा कीड़े जैसा, इसको हम बोलेंगे अपेंडिक्स। इसका पूरा नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ओके, तो जो कोलॉन है आपका वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब देखो कितना बड़ा डायमीटर है, कितनी बड़ी विड्थ है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो ये आपका जो एस शेप यहाँ कोलॉन बन रहा है, ये देखिए ये एस शेप कोलॉन बन रहा है। तो जो एस शेप कोलॉन होता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, और नेक्स्ट ये रेक्टम बनाता है, रेक्टम से आपका नीचे जो बनता है वो एनस होता है। तो रेक्टम ओपन होता है एनस में। ठीक है, तो जो भी फूड एब्जॉर्ब होने के बाद, आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया, उसके बाद जो बचा कुचा फूड है, ठीक है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड में जितना भी वाटर होता है, वट एवर वाटर इज प्रेजेंट, उसको कोलॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? कोलॉन। तो कोलॉन जब फूड को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपके बॉडी में इजीली जो वाटर है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बचा कुचा पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, जो बचा कुचा पानी, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी होती है जहां से वाटर मिल रहा है एब्जॉर्ब कर लो। जैसे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यूरिन होता है, यूरिन बनने से पहले भी खूब सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये जो वाटर है ये एब्जॉर्ब होता है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। ठीक है,
लेकिन जब लूज मोशन होते हैं तो आपने देखा होगा उस टाइम डॉक्टर बोलते हैं पानी पियो, उबला हुआ पानी पियो, ओआरएस पियो, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। क्यों बोलते हैं ऐसा भाई, क्यों? क्योंकि लूज मोशन में बेटा बहुत सारा पानी लूज होता है ना, पानी बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर जा रहा है। तो उसी वाटर को वापस रेप्लेनिश करने के लिए आप ओआरएस पीते हो, उबला हुआ पानी पीते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स पीते हो, फ्रूटी पीते हो, ठीक है, ताकि आप वापस से आपकी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका वाटर है बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट में बना रहना चाहिए। ठीक है, अब ये पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड बचा है वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो गया, सेमी सॉलिड बन गया। ठीक है, अब इस सेमी सॉलिड फूड को बाहर भेजना है। ठीक है, इट पास द वेस्ट, अब ये वेस्ट हो गया क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, तो ये वेस्ट मटेरियल बन गया। एंड नाउ वी हैव टू सेंड दिस वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। तो आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर बेटा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं बड़े ही गुड बैक्टीरियाज, बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। ये ना हो तो हमारी बॉडी में बहुत दिक्कत हो जाए। तो ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं दे आर एक्चुअली हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड दे are also helping us to absorb different type of vitamins like vitamin K, vitamin B12, ओके, थायमिन, राइबोफ्लेविन। तो ये अलग अलग टाइप के जो विटामिन होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं गुड बैक्टीरिया। सो दे आर एक्चुअली वेरी गुड एंड दे आर प्लेइंग अ म्यूचुअल रिलेशनशिप विद आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन को एब्जॉर्ब करके हमें दे रहे हैं। जो भी आप फूड खा रहे हो अगर गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में वो फूड जो आप खा रहे हो कोई फायदा नहीं है उसका, वो विटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। इसीलिए गुड बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी हो तो आप पी लीजिए प्रोबायोटिक, जैसे कि याकुल्ट। ठीक है, तो याकुल्ट इज अ वेरी नाइस प्रोबायोटिक ड्रिंक जिससे आपकी बॉडी के या आपके गट के गुड बैक्टीरियाज बढ़ने में हेल्प होती है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं कि अब जो फूड है वो इजेस्ट होगा, बाहर भेजेंगे उस फूड को। तो जो फूड अब इजेशन होगा, इजेशन होने को हम बोलते हैं डेफिकेशन या इजेशन। तो जो भी फूड आपका बाहर जा रहा है एनस के थ्रू, रेक्टम में वो पास होगा पहले तो, है ना, यहाँ से वो रेक्टम में आ गया और यहाँ थोड़ी देर के लिए पड़ा हुआ है ये। ठीक है, जब आपको जरूरत लगे कि भाई हमें अब एक्सपेल करना है, काफी हो गया, बहुत कंट्रोल कर लिया, तो एनस के थ्रू आप उसको एक्सपेल कर दोगे, बाहर भेज दोगे। एनस के पास होती है सर्क्यूलर मसल्स। ठीक है, तो जैसे ये एनस है आपका, एनस में स्फिंक्टर भी होता है जिसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। ठीक है, तो एनल स्फिंक्टर क्या कर रहा है, एनल स्फिंक्टर इज बेसिकली जब आपके फीकल मैटर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं जा रहा तो स्फिंक्टर क्लोज होगा। लेकिन जैसे ही फूड बाहर जाना शुरू कर देगा, जो फीकल मैटर है जो बाहर जाना शुरू कर देगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फूड बाहर जाना शुरू हो जाएगा। सो एनस हैज स्फिंक्टर मसल्स called anal sphincter, and they remain closed when the fecal matter is not going out, but when the fecal matter is going out it will open and fecal matter will go out। तो यहाँ से जो फीकल मैटर है वो बाहर चला जाएगा और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन। तो आपके फीकल मैटर में क्या क्या होता है, 75% वाटर होता है, 25% सॉलिड मैटर होता है, 30% डेड बैक्टीरियाज होते हैं, 10 to 20% फैट्स होता है, एंड 2 to 3% प्रोटीन्स और 30% रफेज होता है। इसीलिए रफेज हो, रफेज बहुत ज्यादा है तो रफेज जितना खाओगे वो क्या करेगा, रफेज क्या होता है, फाइबर होता है जो ओट्स में, क्यूकम्बर में, रॉ वेजिटेबल जैसे कि कैरेट्स में प्रेजेंट होता है। तो वट एवर good food you are eating, raw vegetables, raw fruits you are eating, that consist of a lot of fibers, and these fiber they increase the weight of your fecal matter, they increase the weight of your fecal matter, and then ये जो फीकल मैटर होता है इसको रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट बेसिकली जो रफेज होता है इट मेक्स द पैसेज ऑफ फीकल मैटर स्मूथ। ठीक है, तो दैट इज वाई यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ रफेज इन योर डाइट। ओके, तो अब भाई इजेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन इजेशन से पहले एक और स्टेप आता है जो चौथा स्टेप था हमारा, एसिमिलेशन। ये मैं बाद में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई फ्लो में इजेशन पहले आ जाता है। ठीक है, एसिमिलेशन को बाद में बताना इसीलिए पड़ता है। तो एसिमिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी ने जो भी फूड एब्जॉर्ब किया है बॉडी उसको अब यूज करेगी। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द बायोलॉजिकल कंपाउंड फ्रॉम एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उससे जो एब्जॉर्ब सिंपल मॉलिक्यूल आपने एब्जॉर्ब किया उससे वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना, पूरा जलेबी को घुमा दिया, कान को इधर से इधर पकड़ा, पहले हमने डाइजेस्ट किया, फिर डाइजेस्ट करने के बाद जो हमने सिंपल फॉर्म बनाई उसको हमने वापस फिर क्या कर दिया, फिर कॉम्प्लेक्स बना दिया।
अरे भाई, क्योंकि बॉडी उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उस चीज को यूज करती है। वो एमिनो एसिड को जो एमिनो एसिड डाइजेशन में बने थे उसको वापस प्रोटीन में कन्वर्ट करती है ताकि वो उसको यूज कर सके। जो भी फैटी एसिड्स बने थे और ग्लिसरॉल बने थे, ये वापस कन्वर्ट होंगे आपके फैट्स में। जो भी आपके ग्लूकोज या फ्रक्टोस या जो भी कुछ बना था, ये वापस बन जाएंगे स्टार्च। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, जिसमें वापस से वही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं ताकि बॉडी उसको अपनी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में या न्यू सेल के प्रोडक्शन में यूज कर सके। ठीक है, तो बॉडी उन चीजों को किस में एब्जॉर्ब कर रही है बेटा? अपनी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड न्यू सेल प्रोडक्शन में। तो इसीलिए जो एसिमिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया और साथ में एसिमिलेशन होता रहता है और साइड बाय साइड डेफिकेशन होता रहता है, सॉरी इजेशन होता रहता है। ठीक है, तो वी हैव completed all the 5 steps of the nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So I hope that this lecture was very helpful to you, and if not, if you have any kind of problem, then please go on to my channel and comment करो, उसमें लिखो क्या समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं फिर से स्पेशल एफर्ट डाल के आपके लिए फिर से कुछ ना कुछ करूंगी। ठीक है, सो टिल देन प्लीज वीडियो को देखो एंड तक और समझो। तो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।